नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो वीडियो की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी जीके के प्रश्न जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। यूपी जीके का जो वेटेज है आपके वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यूपी स्पेशल के जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसकी हम एक सीरीज भी चलाएंगे यूपी स्पेशल के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की, जिससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं यूपी स्पेशल के उनको हम कवर करवा देंगे एग्जाम से पहले। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का यह जो सेशन है इसमें हमने कौन कौन से उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो वीडियो की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ पे आपके सामने 4 विश्वविद्यालय दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से आपका जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि यह आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी जो है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय यह आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। बाकी आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये तीनों आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। प्रश्न आपके वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है। तो रामलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, रासलीला है, अहिर नृत्य है, लेकिन गिद्दा जो नृत्य है आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, गिद्धा जो नृत्य है यह उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। तो त्रिवेणी संगम आपको कहाँ पर मिलेगा, प्रयागराज में मिलेगा। तो यहाँ पर किन 3 नदियों का संगम होता है, तो गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र है यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ में। इसके बारे में आप याद रखिएगा, लखनऊ, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता है। आपसे पूछा जा रहा है। तो इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता है। तो कुंभ मेला लगता है, माघ मेला लगता है, अर्धा मेला लगता है, लेकिन वैशाख का जो मेला है यह इलाहाबाद में नहीं लगता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य जो है संयुक्त प्रांत के रूप में, यूनियन प्रोविंस के रूप में, जिनको हम संयुक्त प्रांत उस समय कहते थे, जब यह उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था उस समय उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत। तो 1 अप्रैल 1937 को आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश जो है संयुक्त प्रांत के रूप में जो है अस्तित्व में आया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसी कारण से उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा 24 जनवरी को अपने स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। यह 2011 के सेंसस की बात की जा रही है यहाँ पे कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी या जनसंख्या कितनी हुआ करती थी। तो आप याद रखिएगा, 19,98,12,341 ये उस समय की पॉपुलेशन थी 2011 की उत्तर प्रदेश की। अब तो इसकी दुगनी हो गई होगी। तो यहाँ पे उस समय की पॉपुलेशन आप याद रखिएगा। अभी भी आपसे अगर डेटा पूछा जाएगा तो 2011 के सेंसस के अनुसार ही आपसे डेटा पूछा जाएगा। और मैंने देखा है, जो भी प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं प्रीवियस ईयर के, उनमें देखा मैंने कि 4 से लेके 5 प्रश्न जो हैं आपके पूछे गए हैं जनगणना से रिलेटेड। तो जनगणना का जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
मेनली आपका यूपी स्पेशल की जो जनगणना, उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है, उससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना को मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको, आप चिंता मत कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस प्रश्न पर आप फोकस करिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? इसमें से उत्तर प्रदेश का एक जिला कौन सा नहीं है? तो अमेठी है, बस्ती है, मेरठ है, लेकिन देहरादून जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश का यह इंपॉर्टेंट शहर मुरादाबाद है, जो धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीतल उद्योग जो है यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है मुरादाबाद का, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो आप याद देखिएगा, विश्वनाथ मंदिर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, 80 घाट आपको मिलेगा, आगरा का किला मिलेगा, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? तो विक्टोरिया मेमोरियल आपको कलकत्ता में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जो ब्रज क्षेत्रवासी होते हैं उनके द्वारा इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चरकूला। आप याद देखिएगा, चरकूला जो नृत्य है यह ब्रज क्षेत्रवासियों का एक फेमस, एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण करता है? तो आप याद देखिएगा, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उत्तर प्रदेश में अनाज का भंडारण करता है। इसके अलावा आपका SWC जिसको हम बोलते हैं राज्य भंडारण निगम, यह उत्तर प्रदेश में जो है अनाज का भंडारण करता है। इसके अलावा CWC यानी कि केंद्रीय भंडारण निगम, ये तीनों जो हैं आपके अनाज का भंडारण करने वाली संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं। लेकिन FDI जो है भारत जो है FDI एक क्या है? तो यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात कर रही है, की जा रही है। तो ये इसके द्वारा जो है अनाज भंडारण का कार्य नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, FDI आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो एजेंसियां हैं FCI, SWC और CWC, इन तीनों के द्वारा जो है अनाज भंडारण किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलें कौन कौन सी हैं? तो आपका हो जाएगा कौन सा? चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, जौ हो जाएगा और मक्का। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, ये इंपॉर्टेंट अनाज फसलें हैं कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विषय, कौन सा एरिया नहीं है जिनमें छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है। तो आप याद देखिएगा, जो ललित कला अकादमी है उत्तर प्रदेश की, यह मूर्ति के लिए छात्रवृत्ति देती है, मूर्ति कला के लिए, सिरेमिक कला के लिए, कला इतिहास के लिए, लेकिन फैशन डिजाइनिंग के लिए जो है इसके द्वारा स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, फैशन डिजाइनिंग में छात्रवृत्ति ललित कला अकादमी प्रदान नहीं करती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो इनमें से एक कौन सा नहीं है? तो ऊर्जा मतलब वर्षाजनक इनमें से एक नहीं है। तो आप इसे याद देखिएगा। बाकी तीनों आपके जो हैं प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। तो इसमें तीनों को आप याद देखिएगा, शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक परियोजना, लेकिन वर्षाजनक इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। इसका डेटा मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप इसे देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का आलू के उत्पादन में कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में की छौछा दरगाह शरीफ स्थित है?
तो अंबेडकर नगर में आपको मिलेगा यह की चौछा दरगाह शरीफ। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अंबेडकर नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि सोहर का जो लोकगीत है यह कब गाया जाता है, बच्चे के जन्म के अवसर पर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे के जन्म के अवसर पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इलाहाबाद में किस वर्ष अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इलाहाबाद में किस वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो जब यह प्रश्न आया था तो उस समय आपका राइट आंसर था 2019 में जो है इलाहाबाद में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि अब आपको बताना है कि अगली बार किस वर्ष में जो है इलाहाबाद में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो आप याद रखिएगा, लठमार होली जो है आपकी बरसाना में होती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की यहाँ पे बात हो रही है कि यह जो है आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आगरा में। आगरा में आपको देखने को मिलेगा यह इंस्टीट्यूट, यह संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आप याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला था आपका इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाहाबाद। यहाँ पे और भी डेटा को आप देख सकते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा प्रयागराज, सेकंड नंबर पे आपका मुरादाबाद, थर्ड नंबर पे आपका गाजियाबाद। वही न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आपका महोबा हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका चित्रकूट हो जाएगा और तीसरे नंबर पे आपका हमीरपुर हो जाएगा। तो ये डेटा आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने की पर खुद को गोली मार ली थी। यहाँ पे गिर नहीं घिर होगा। तो यह घटना कहाँ पर हुई थी। तो उस समय अल्फ्रेड पार्क इसका नाम हुआ करता था। तो इलाहाबाद में यह अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था उस समय, जिसका नाम अब क्या हो गया है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर नहीं दूंगा, आप बताइएगा कि वर्तमान में जो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था उस समय, उसका नाम वर्तमान में क्या है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में। तथा किस वर्ष में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो 1931 में जो है चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में इस पार्क का नाम क्या है, किसके नाम पर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कानपुर को जो है चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाई डंडा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के जो अहिर समुदाय के लोग होते हैं, इनके द्वारा पाई डंडा नामक जो नृत्य है वह किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं चिकनकारी। और चिकनकारी कहाँ की फेमस है। तो लखनऊ की जो है चिकनकारी फेमस है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चिकनकारी में होता क्या है, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर जो है नक्काशी या कढ़ाई की जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है गलत है। एक तरफ आपको जिला दिए गए हैं, एक तरफ उनका मुख्यालय दिया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अमेठी जिले का मुख्यालय क्या हो जाएगा, गौरीगंज। पहला वाला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अमेठी का मुख्यालय क्या हो जाएगा, गौरीगंज हो जाएगा। इसके बाद सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका कुशीनगर जो है, कुशीनगर का मुख्यालय क्या है, तो पडरौना, बिल्कुल सही है। कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है, तो कौशाम्बी का मुख्यालय आपका वैशाली दिया गया, जो कि गलत है। कौशाम्बी का मुख्यालय आपका वैशाली में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, तो मंझनपुर में। कहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मंझनपुर में।
आपको मिलेगा कौशाम्बी का मुख्यालय। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ये आपके एक तरफ जिला दिए गए हैं और उनका मुख्यालय कहाँ पे है उसको दिया गया, इनमें से आपका कौशाम्बी वाला सही नहीं दिया गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मंझनपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो इलाहाबाद की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, मिर्ज़ापुर की लगती है, इटावा की लगती है, लेकिन अलीगढ़ की जो सीमा है यह मध्य प्रदेश से नहीं लगती। टोटल जो है 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी सीमा जो है एमपी से लगती है, जैसे आपका आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इनकी जो सीमा है यह लगती है किससे, तो मध्य प्रदेश से लगती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है। जो नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया था उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया था, तो 8 जिलों को। इनके बारे में आप याद रखिएगा, 8 डिस्ट्रिक्ट को, 8 जिलों को यहाँ पर लिखा भी गया है। तो टोटल जो है देश भर में 115 जिलों में से 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश के थे, जिनमें से चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र थे। ये 8 जिले, इनको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ नदियां दी गई हैं और एक तरफ शहर दिया गया है, तो इसमें से आपको जो है सुमेलित करना है, आपसे पूछा जा रहा है। ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के ही शहर हैं। तो गंगा नदी के तट पर आपका कौन सा शहर हो जाएगा, बिठूर हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा। गोमती नदी के तट पर आपका कौन सा हो जाएगा, गोमती नदी पर आपका जौनपुर हो जाएगा, यानी कि सी का आपका 1 हो जाएगा। सई नदी पर आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, यानी कि डी का आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद राप्ती के तट पर आपका कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ, गंगा नदी के तट पर आपका बिठूर शहर हो जाएगा। राप्ती नदी के तट पर आपका कौन सा शहर हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। गोमती नदी के तट पर आपका जौनपुर हो जाएगा और सई नदी के तट पर आपका प्रतापगढ़ शहर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आम की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व की यहाँ पे बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार हुआ था 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। देख रहे हैं पॉपुलेशन से, यानी कि जनसंख्या 2011 से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़कर जाना है। तो किस जनपद का लिंग अनुपात सबसे अधिक था, तो आप याद रखिएगा जौनपुर का जो लिंग अनुपात था सबसे ज़्यादा था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल लिखी गई है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले घटते क्रम में जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात था, सेकंड नंबर पे आजमगढ़, थर्ड नंबर पे देवरिया। वही न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर था, तो गौतम बुद्ध में जो है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात था। उसके बाद सेकंड नंबर पे न्यूनतम पे आपका आएगा हमीरपुर और बागपत 861 था यहाँ पे। इसके बाद कानपुर नगर, बांदा और मथुरा में 863, यानी कि ये सभी आपके तीसरे नंबर पे हैं। तो कम से कम आप पहला रैंक याद रखिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो जौनपुर है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जहाँ पर लिंगानुपात है वो है गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। तो इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी भी नहीं रहे थे। तो इनमें से श्री चंद्र भानु गुप्ता, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी भी नहीं थे। बाकी तीनों लोग जैसे श्री HP मोदी हो गए, इसके अलावा कन्हैया लाल मलिक लाल मुंशी हो गए, इसके अलावा बुरगुला रामकृष्ण राव हो गए। ये तीनों लोग जो हैं आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन श्री भानु गुप्ता जो हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था।
तो 1989 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1989 में द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को घोषित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक था? इसमें से किस लोकायुक्त का जो कार्यकाल था वह सबसे लंबा था, आपसे पूछा जा रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का। आप याद रखिएगा, न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का जो कार्यकाल था लोकायुक्त के रूप में, यह सबसे लंबा था। कब से कब तक ये लोकायुक्त रहे थे? तो 16 मार्च 2006 से लेके 30 जनवरी 2016 तक ये लोकायुक्त के पद पर रहे थे, जो कि अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल था किसी भी लोकायुक्त का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पक्षी की बात की जाए तो सारस या क्रॉन्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारस जो है हमारा राजकीय पक्षी है, यहाँ पे सरस नहीं सारस होगा। सारस को हम क्रॉन्च भी बोलते हैं। तो यह हमारा क्या है? तो राजकीय पक्षी है। वही हमारा राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश या टेसू हो जाएगा। राजकीय खेल हमारा हॉकी है। और इसके अलावा राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं राजकीय वृक्ष हमारा राजकीय जो वृक्ष है वो है अशोक। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की जो सुविधा है वो आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का यह शहर है जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे सिटी हैं जिनको हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं? यानी कि टोटल उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, 8 शहर हैं जो एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर हो गया, इसके अलावा हापुड़ हो गया, बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, इसके अलावा आपका कौन सा हो गया? शामली हो गया। तो ये सभी 8 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया गया है, लगभग अप्रॉक्स डेटा दिया गया, लगभग डेटा दिया गया है। तो लगभग 52,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो ग्राम पंचायतों की जो संख्या उत्तर प्रदेश में 59,163 है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 59,163 जो हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में वीडियो की परीक्षा में पूछा गया था यूपी स्पेशल का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ये तो हमने प्रीवियस ईयर को यहाँ पे ख़त्म किया। इसके अलावा कल से हम सीरीज को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि यूपी स्पेशल के जो हैं काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं आपसे वीडियो की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जल्द ही जो है यूपी स्पेशल की क्लास भी प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री के जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वीडियो की परीक्षा में, उसको एक ही वीडियो में आज हम कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम यहाँ पे उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं जो वीडियो की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के आज आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो आपको पता होगा मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थल है। तो इसका अर्थ क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड, हिंदी में इसको हम बोलते हैं मृतकों का टीला। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको जो है हम क्या बोलते हैं? तो इसको जो है हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा किस नदी के तट पर यह है, तो सिंधु नदी के, किस नदी के, तो सिंधु नदी के तट पर आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो, जिसकी लोकेशन वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, जिसको हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं, ग्रेट बाथ, और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विशाल स्नानागार। यह जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है उसको हम क्या बोलते हैं, अन्न कोठार। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है उसको हम अन्न कोठार के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं इनको आप याद रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए एक एक करके सभी कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले प्रथम थे। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं इनको सबसे पहले कपास को पैदा करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है, और दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल गलत है, और इसके अलावा आपका जो है चौथा वाला भी कथन आपका गलत ही है, क्योंकि घोड़ों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह अश्व केंद्रित, यानी कि यहाँ पे घोड़ों से जो है यहाँ के लोग परिचित नहीं थे, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे नीचे के जो तीनों आपके ऑप्शन दिए गए थे ये गलत दिए गए थे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना हुआ मीनार है, तो इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसकी नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, किंतु बाद में इसकी मृत्यु हो जाती। तो इसका निर्माण कार्य जो है पूरा कौन करवाता है, तो इसका जो निर्माण कार्य है पूरा करवाया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। बाद में जब क्षतिग्रस्त हो जाता है यह कुतुब मीनार तो इसके मरम्मत का कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक करता है। तो फिरोज शाह तुगलक का संबंध कुतुब मीनार से है, अलाउद्दीन खिलजी का संबंध कुतुब मीनार के निर्माण से है, इसके अलावा इल्तुतमिश का संबंध जो है कुतुब मीनार के निर्माण से है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का संबंध कुतुब मीनार के निर्माण से नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कुतुब मीनार का जो निर्माण का कार्य था पूरा किसने करवाया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, घटना और तारीख इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता, उसकी आपको पहचान करनी है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला कथन क्या दिया गया है, दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी कब, 1911 में। आप याद रखिएगा 1911 का जो दिल्ली दरबार था जिसमें आयोजित जो किया गया था दिल्ली में, इसी में वायसराय के द्वारा घोषणा की जाती है कि जो इंडिया की राजधानी है, जो भारत की राजधानी है, उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो 1911 में यह घोषणा हुई थी, लेकिन ऑफिशियल रूप से आधिकारिक तौर पे 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बनती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं दूसरा कथन आपका क्या दिया गया है, देख लेते हैं यहाँ पे, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था। तो आप याद रखिएगा 1917 में। तो 1917 में जो है बिहार में चंपारण जो मूवमेंट था, चंपारण जो आंदोलन था, उसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो दूसरा वाला कथन आपका सही दिया गया है। तीसरा कथन क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडियन होम रूल लीग से है। तो इंडियन होम रूल लीग की जो स्थापना 1914 में की गई थी, तो यह कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1914 में नहीं बल्कि की गई थी, कहाँ कब की गई थी, 1916 में जो है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो आपका सी वाला कथन यहाँ पे गलत दिया गया है।
इसके अलावा चौथा कथन क्या दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था 1939 में। जो त्रिपुरी का सेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 1939 में, इसी समय जो है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसमें से डी आपका सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपका सी वाला जो है गलत दिया गया था। इंडियन होम रूल लीग की जो स्थापना है तिलक के द्वारा 1916 में की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? तो इस लड़ाई का नाम था प्लासी की लड़ाई और यह 1757 में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था उस समय और अंग्रेजों के मध्य, तथा उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेजों का सेनापति था। इस युद्ध में जो है सिराज उद दौला की पराजय होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए गए हैं, उन्हें जो है निर्माण का मार्ग भी कहा जाता है जैन धर्म में। तो आपको बताना है कि ये त्रिरत्न कौन से हैं। तो ये त्रिरत्न आपके कौन से हो जाएंगे? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनको अन्य नाम से भी जानते हैं। सही आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा जैन धर्म में 5 व्रत की भी बात की गई है। जैन धर्म में जो है 5 व्रत की भी बात की गई है। तो ये 5 व्रत आपके कौन कौन से हैं? अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह तथा 5वां है आपका ब्रह्मचर्य। तो इसमें से जो 5वां वाला व्रत है जिसको हम ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं, इस ब्रह्मचर्य को किसने ऐड किया था, किसने जोड़ा था? तो 5वां व्रत जो है महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। बाकी के शुरुआत के जो 4 व्रत थे उनको पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, यानी कि पार्श्वनाथ के समय से चले आ रहे थे, लेकिन जो 5वां वाला व्रत था जैन धर्म का जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य, उसको महावीर ने जोड़ा था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है सिवाय। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो फेमस पॉलिटिकल एडवाइजर था, राजनीतिक सलाहकार था, उसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उसको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उसको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त के नाम से उसको हम नहीं जानते हैं। तो ये तीनों नाम जो है एक ही व्यक्ति के हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको हम समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, इनमें हम किसको किसको रखते हैं? अधिधम्म पिटक को, सुत्त पिटक को, विनय पिटक को, लेकिन उपशाखा पिटक को इसमें जगह नहीं दी गई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इससे संबंधित नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? यहाँ पे 10वें या आखिरी सिख गुरु की बात हो रही है कि 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, जो गुरु गोविंद सिंह थे ये आखिरी सिख गुरु थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जन्म जो है पटना में हुआ था, कहाँ पर? 1666 में 1666 ईस्वी में पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिखों के आखिरी गुरु थे, इनके द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना थी 1699 में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो जो पुष्यमित्र शुंग था, इसके द्वारा किस वंश की स्थापना करी गई थी?
तो इसने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो शुंग वंश था इसकी जो स्थापना है किसने करी थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। तथा किसकी हत्या कर कर इसने शुंग वंश की स्थापना की थी, तो मौर्य शासक, जो अंतिम मौर्य शासक था बृहदस्त। बृहदस्त, तो यह बृहदस्त कौन था, अंतिम मौर्य शासक था। तो इसी अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, तो इनमें से 5 इंडीज कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके हर्षवर्धन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 5 इंडीज आपके कौन कौन से हैं, तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आप याद रखिएगा, पंजाब हो गया, कन्नौज हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से था, यह किस वंश का शासक था, तो पुष्यभूति वंश का। किस वंश का, तो पुष्यभूति वंश का जो है हर्षवर्धन शासक था। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया हुआ था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री था वेनसोंग, वह भारत आया हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो हर्षवर्धन था एक महान लेखक भी था। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नाटक हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे आते हैं, जैसे नागनंद हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नागनंद हो गया। इसके बाद रत्नावली हो गई, रत्नावली हो गई। इसके बाद रत्नावली के बाद एक और इम्पॉर्टेंट है प्रियदर्शिका। ये 3 इम्पॉर्टेंट नाटक हैं हर्षवर्धन के, जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, नागनंद हो गया, रत्नावली हो गया और प्रियदर्शिका। ये 3 इम्पॉर्टेंट नाटक को आपको याद रखना है। किसके नाटक हैं, तो हर्षवर्धन के हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। आपको पता होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। तो इसमें से आपको बताना है कि अकबर के 9 रत्नों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है, उसको आइए देख लेते हैं। तो पहला कथन आपका क्या दिया गया है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो अबुल फजल के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। अबुल फजल जो है अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। तो बिल्कुल सही है आपका पहला कथन। दूसरा कथन क्या है, राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। यह आपका गलत हो जाएगा। राजा मान सिंह जो है अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका अगला कथन क्या दिया गया है, अब्दुल रहीम खान एक खाना के बारे में दिया गया है। वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। तो यहाँ पे बात क्या कही गई है कि जो अब्दुल रहीम खान एक खाना थे, ये बैरम खां के बेटे थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बैरम खां थे ये जो हैं अकबर के देखभाल करने वाले थे, तथा बैरम खां का पुत्र कौन था, तो अब्दुल रहीम खान एक खाना था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। मुल्ला दो प्याजा के बारे में यह कथन दिया गया है कि वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो आपका डी वाला भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन इसमें से कौन सा कथन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, मान सिंह के बारे में यहाँ पे कथन आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। इसके बाद अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, आपसे पूछा जा सकता है। तो अकबर जो है मुगल सम्राट कब से कब तक रहता है, 1556 से लेके यह जो है 1605 तक जो है मुगल सम्राट रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्ली छांदम। क्या हो जाएगा, पल्ली छांदम। यह पे 6 पर आ की मात्रा रहेगी। तो यहाँ पे पल्ली छांदम यह किसको कहा जाता था,
चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को हम क्या कहते थे, तो पल्ली छांदम के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। यहाँ पे तुगलक वंश की बात हो रही है कि किसके द्वारा जो है तुगलक वंश की स्थापना करी गई थी, आपको बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना करी गई थी, तो आप इसे याद रखिएगा। तुगलक वंश का शासनकाल दिल्ली पर कब से कब तक था, तो 1320 से लेके 1412 तक जो है दिल्ली पर शासन किस वंश का रहा, तो तुगलक वंश का था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु जो है उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं। हुमायूं की जो मृत्यु थी उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, यह दूसरा मुगल सम्राट था तो इस मुगल वंश का, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इस जो पुस्तकालय की सीढ़ियाँ थी उसका नाम क्या था, मतलब पुस्तकालय का क्या नाम था, दीन ए पनाह। दीन ए पनाह यह एक पुस्तकालय थी, किसकी थी, तो हुमायूं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसी दीन ए पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल सम्राट ने करवाई थी। तो मोर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो आप याद रखिएगा, मोर सिंहासन का जो निर्माण है यह करवाया गया था किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1627 से लेके 1658 तक। 1627 से लेके 1658 तक जो है शाहजहां का शासनकाल था। तथा शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है इसके शासनकाल को। ऐसा अब इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इमारतों का निर्माण करवाया था, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरा की मोती मस्जिद हो गई, दिल्ली का जमा मस्जिद हो गया। इन सभी का जो निर्माण कार्य है इसी के शासनकाल में हुआ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा तख्त ए ताउस, जिसको हम मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण भी शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो यहाँ पे बोध गया के बारे में बात की जा रही है। तो बोध गया एक इम्पॉर्टेंट बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पर एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने किस सत्र की अध्यक्षता करी थी, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। वह कौन सा अधिवेशन था, तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जो कि आपको मिलेगा कहाँ पर, तो बेलगाम की लोकेशन आपको मिलेगी कर्नाटक में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, बेलगाम आपको मिलेगा कर्नाटक में। और इसी बेलगाम में ही 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन आप डी देख पा रहे हैं, कानपुर अधिवेशन 1925, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा। तथा प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, जिनके द्वारा कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो घोषणा है किसके द्वारा करी गई थी, तो इसकी जो घोषणा है आप याद रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी, जो कि उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। रैमजे मैकडोनाल्ड, इसी के द्वारा
कम्युनल अवार्ड, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं सांप्रदायिक पुरस्कार। तो इसकी घोषणा जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी 1932 में। तो ये डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन। कौन था वायसराय, लॉर्ड वेलिंगटन जो है उस समय वायसराय था। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाता है, तो बुद्ध के नाम से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को बुद्ध के नाम से जाना गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख था यह कलिंग से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शासक थे सम्राट अशोक, तथा इनका जो 13वां शिलालेख था यह कलिंग पर उनके विजय से रिलेटेड है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो एक इम्पॉर्टेंट स्थल है लोथल, इसकी खुदाई का कार्य जो है किसके द्वारा किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोथल की जो खोज है यह किसके द्वारा करी गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एस.आर. राव के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, एस.आर. राव के द्वारा जो है लोथल की खोज करी गई थी। लोथल आपको कहाँ पर मिलेगा, वर्तमान में इसकी लोकेशन है गुजरात में। गुजरात में इसकी लोकेशन है, किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर आपको मिलेगा लोथल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। लोथल के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि लोथल जो है उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता के समय का एक इम्पॉर्टेंट डॉक यार्ड था। क्या था, डॉक यार्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोदीवाड़ा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, उस समय का इम्पॉर्टेंट यह गोदीवाड़ा था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा लोथल में मनका का कारखाना भी प्राप्त हुआ है, धान की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको याद रखनी है, मनका बनाने का जो कारखाना था इसके साक्ष्य भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लोथल के बारे में आपको याद रखना है। इसकी खोज की गई थी एस.आर. राव के द्वारा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वर्तमान में इसकी लोकेशन है गुजरात में, किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता में यह फेमस क्यों था, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक इम्पॉर्टेंट डाक यार्ड हुआ करता था, गोदीवाड़ा हुआ करता था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो आप याद रखिएगा टोटल 18 दिन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। कनिष्क के शासनकाल में एक फेमस विद्वान हुआ करता था, उसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा चरक। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था चरक। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो कनिष्क प्रथम था इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी यह ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तारिख ए फिरोज शाही के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन है। तारिख ए फिरोज शाही, तो यह किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, तो तारिख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। इन्होंने जो है 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बल्कि कार्ल मार्क्स ने इसको क्या कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जॉन लॉरेंस हो गए, आरसी मजूमदार हो गए, सैयद अहमद खान हो गए, इन्होंने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था, परंतु कार्ल मार्क्स हो गए, इसके अलावा वीर सावरकर हो गए, इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जाती है और इसी लाहौर अधिवेशन में ही पाकिस्तान की मांग की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरविंदो घोष, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की जो स्थापना है यह अरविंदो घोष के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी? तो आप याद रखिएगा तात्या टोपे को जो है कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनको फांसी दी गई थी 1859 में शिवपुरी में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवपुरी में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका वास्तविक नाम था। तो ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये प्रश्न का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा हमें कि यह जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था और इस नारा को लिखा किसने था, इसको भी आपको बताना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आपको बताना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था यह कब समाप्त हुआ था। तो आप याद रखिएगा जो पहला विश्व युद्ध था यह 28 जुलाई 1914 को जो है प्रारंभ होता है, यानी कि स्टार्ट होता है, और समाप्त कब होता है? तो 11 नवंबर 1918 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 28 जुलाई 1914 से लेके आपका 11 नवंबर 1918 तक चला था आपका प्रथम विश्व युद्ध। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 नवंबर 1918। अगला प्रश्न है, जनगण मन सर्वप्रथम बार कब गाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहली बार जनगण मन को कब गाया गया था? तो आप याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को। यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बारे में आप याद रखिएगा। जनगण मन को लिखा किसने है? तो इसको लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। तथा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जनगण मन को अपनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं कि संविधान सभा ने जनगण मन को पहली बार कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जनगण मन को अपना लिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पानीपत का द्वितीय युद्ध यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध था यह कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में कि पानीपत का जो पहला युद्ध था यह कब हुआ था। तो आपको पता होगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध था अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो फर्स्ट युद्ध जो हुआ था अप्रैल 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसको जीतता है बाबर। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध को जीतने के बाद बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, आप याद रखिएगा पानीपत का जो दूसरा युद्ध था यह नवंबर 1556 में लड़ा गया था अकबर और हेमू के मध्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अकबर और हेमू के मध्य जो है यह पानीपत का दूसरा इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व जो है भारत के गवर्नर कौन थे?
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर आपसे पूछे गए हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो आप सभी को पता होगा, करो या मरो का जो नारा था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 1942 में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? यहाँ पे आर्य समाज के बारे में पूछा गया कि जो आर्य समाज था इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। कब कहाँ पर की गई थी? तो बम्बई में। बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। तथा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कौन सा इंपॉर्टेंट नारा दिया गया था? वेदों की ओर लौटो का जो नारा था यह दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं। बाबरनामा के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि बाबरनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो बाबरनामा का लेखक कौन है? तो बाबर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा शाहजहां नाम, इसके लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा, शाहजहां नामा का लेखक कौन था? मोहम्मद ताहिर। तो ऑप्शन आपका बी वाला भी बिल्कुल सही दिया गया है। इसके अलावा हुमायूं नामा का लेखक कौन है? तो हुमायूं यहाँ पे जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा को किसने लिखा है? तो यहाँ पे हुमायूं नामा के द्वारा का जो लेखक हो जाएगा वह गुलबदन बेगम हो जाएंगी। गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा लिखा गया था। इसके अलावा तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ए सही दिया गया है, बी सही दिया गया है और डी सही दिया गया, लेकिन आपका हुमायूं नामा वाला जो है ऑप्शन आपका गलत दिया गया था। सही राइटर कौन हो जाएगा? हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा इसको लिखा गया था। इसके बाद अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे जो है सही दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यह आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। जो भी इम्पॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर वीडियो की परीक्षा में हिस्ट्री यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कंप्यूटर के जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वीडियो की परीक्षाओं में, उनको हम आज के एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न आपके कंप्यूटर के हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षा में। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो कैलिस्टो, एमपी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? तो आप याद देखिएगा, कैलिस्टो एमपी हो गया, एरियल हो गया और सेंचुरी हो गया, ये जो हैं आपके फॉन्ट के प्रकार हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी आपके फॉन्ट के प्रकार हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है? इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करने में इसमें से कौन सहायता करता है? तो आप याद रखिएगा ISP, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ISP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यह जो है इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? आप टॉपिक पे देख लीजिए किस किस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। जो आपका MS ऑफिस का पार्ट है, जैसे MS ऑफिस में कौन कौन आते हैं? एक्सेल आ जाएगा आपका, पावर पॉइंट आ जाएगा, MS वर्ड आ जाएगा। तो इन सभी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप चिंता मत कीजिएगा, कंप्यूटर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, उनके जो भी सिलेक्टेड प्रश्न बन सकते हैं, उनको मैं आपको जल्दी कवर करवा दूंगा। फिलहाल आप ये सभी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न उनको आराम से देख लीजिए। तो MS एक्सेल में जो इंसर्ट टैब होती है, इस इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? तो इलस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, लिंक देखने को मिलेगा, सिंबल देखने को मिलेगा, लेकिन जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो सेक्शन है
आपके इंसर्ट टैब में नहीं आता है MS एक्सेल में, तो आप इसे याद देखिएगा। इसके अलावा अन्य कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं MS एक्सेल का जो इंसर्ट टैब होता है, यहाँ पे MS एक्सेल की हम बात कर रहे हैं, तो MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में आपको टेबल्स देखने को मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशंस देखने को मिल जाएंगे, एड इंस देखने को मिल जाएंगे, चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, पावर मैप, स्पार्क लाइंस, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल, ये सभी जो चीज़ें आपके MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में देखने को मिल जाएंगी। तो यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए जो शब्द का प्रयोग है हम उस क्या करते हैं, तो कैश डाटा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, तो कैश डाटा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है? कंप्यूटर का जो पिंग कमांड होता है इसका उपयोग आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुँचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए जो है पिंग कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग जो है व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैसे आपका OMR शीट होती है, उसको जो है रिकॉग्नाइज OMR शीट को रीड करने का जो कार्य है किसके द्वारा किया जाता है, तो OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको हम ऑप्टिकल मार्क पहचान कहते हैं, इसी के द्वारा जो है इस प्रकार के जो भी परीक्षण होते हैं योग्यता परीक्षण उनको किया जाता है OCR की मदद से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, OCR जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक्स, ट्रैक बॉल, लाइट पेन और टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर, टैबलेट, बारकोड रीडर हो गया, OMR हो गया, इसके अलावा OCR हो गया, IMCR हो गया और ATM हो गया। ये सभी आपके क्या हैं, तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएंगे, तो मॉनिटर हो जाएगा। पहला हमारा इम्पॉर्टेंट जो आउटपुट डिवाइस है वह कौन सा है, तो मॉनिटर हो जाएगा। इसके अलावा स्पीकर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। ये सभी हमारे क्या हैं, तो इम्पॉर्टेंट हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को सपोर्ट नहीं करते हैं, वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए जो है रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि प्रिंटर जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी आपको जो तीनों हैं इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया और आपका लेजर प्रिंटर हो गया, तीनों जो हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि गैर प्रभाव प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। बाकी आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है यह आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे यही चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एक आपका होता है, एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो जिनमें से थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आपके नॉन इम्पैक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर आपका कौन सा हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजता या प्राप्त करता है? तो इस उपकरण का क्या नाम है, तो इस उपकरण को हम बोलते हैं फैक्स मशीन। फैक्स मशीन का कार्य क्या होता है, फैक्स मशीन जो होती है यह किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन के माध्यम से
चित्र और टेक्स्ट को भेजने या प्राप्त करने का कार्य करता है। तो फैक्स मशीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? इनमें से आपको ई कॉमर्स कंपनी कौन सी नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो अमेजन आपकी ई कॉमर्स कंपनी है, ईबे आपकी है, फ्लिपकार्ट है, लेकिन ehi.com आपका ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो आप याद रखिएगा, इसमें से कौन सा आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपकी रैम होती है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यह किसके अंतर्गत आती है? तो यह आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो हम यहाँ पे रैम की बात कर रहे हैं। तथा रैम जो हमारी होती है, यह एक हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, यह हमारी किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो अस्थायी मेमोरी होती है। इसको जो है हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी के मतलब वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। रैम को जो है हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और यह हमारी एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? इसमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, इसमें से विजुअल बेसिक आपका एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अटैक सरफेस, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डाटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डाटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तरीकों और तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है हम क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, इसमें से ऑप्शन ए गूगल हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी हमारे जो तीनों हैं, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया और नेटस्केप नेविगेटर हो गया, ये सभी हमारे तीनों जो हैं वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल है। लेकिन आपका जो गूगल है यह वेब ब्राउज़र नहीं है, बल्कि क्या है? यह आपका एक सर्च इंजन है। तो कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं, कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो गूगल हमारा क्या है? गूगल हमारा सर्च इंजन है। इसके अलावा आपके कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी गई हैं। तो इंटरनेट आपका एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, यहाँ पे गूगल अलग है और गूगल क्रोम अलग है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। गूगल हमारा एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम हमारा एक क्या है? तो गूगल क्रोम हमारा एक वेब ब्राउज़र है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ये सभी आपके वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात करेंगे कि हमारे सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया, जो रैम हमारा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी होती है, यह हमारी अस्थायी मेमोरी होती है और इसको हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसको हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं और यह हमारी एक वोलाटाइल मेमोरी भी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है वह कौन सी होती है। आपके पास 3 से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यह हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इसके अलावा यह हमारी वोलाटाइल मेमोरी भी होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दिया गया है सामने, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो 1 जीबी होता है इसमें आपको मिलेंगे 1024 एमबी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1024 एमबी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1924 में जे डब्ल्यू माचली और जे प्रेस्पर इकार्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक
हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, इस पहले कंप्यूटर को नाम दिया गया था ENIAC, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो JW माचली और J प्रेस्पर इकार्ड के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आपका MS ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। MS ऑफिस यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। बाकी विंडोज हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा हमारा कौन सा हो जाएगा? इसके अलावा यूनिक्स और लाइनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा एंड्रॉयड भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो IP एड्रेस के माध्यम से। आप याद रखिएगा, जो हमारा IP एड्रेस होता है उसी के माध्यम से जो है इंटरनेट पर कंप्यूटर की जो पहचान होती है वह निश्चित होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक जो स्टोरेज की कैपेसिटी है किसकी होती है। तो मैं आपको चारों का क्रम बता दे रहा हूँ। सबसे छोटा आपका इसमें से हो जाएगा KB हो जाएगा, KB जो है सबसे छोटा हो जाएगा। KB के बाद नंबर आपका क्या हो जाएगा? KB के बाद आपका MB आता है, MB के बाद आपका GB आ जाएगा, GB के बाद आपका क्या आ जाएगा? TB आ जाएगा। तो सबसे अधिक जो स्टोरेज क्षमता है आपकी किसकी हो जाएगी? गीगाबाइट की हो जाएगी। फिर इसके बाद आएगा मतलब TB में जो है TB यानी यहाँ पे टेराबाइट होगा ना। तो टेराबाइट में जो है आपकी सबसे अधिक होती है, टेराबाइट आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर आपका GB आएगा दूसरे नंबर पे आएगा, फिर GB के बाद MB आपका तीसरे नंबर पे आएगा, और चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में आपका आएगा आपका KB यानी कि किलोबाइट। यानी कि सबसे कम जो स्टोरेज क्षमता है आपकी KB की हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज क्षमता है इसमें आपकी टेराबाइट की हो जाएगी, TB की हो जाएगी। तो इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है कि सबसे अधिक जो संग्रह क्षमता है किसकी होगी? तो TB यानी कि टेराबाइट की हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को हम क्या कहते हैं? तो डाटा हस्तांतरण की जो आवृत्ति सीमा होती है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंडविड्थ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अब हम परमानेंट मेमोरी की बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी टेम्परेरी मेमोरी की। तो हमारी जो रैम होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। वहीं हमारी जो रैम होती है हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, यानी कि यह हमारी स्थिर यानी कि हमारी अस्थाई मेमोरी होती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है, अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है, तो रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो इसके बारे में आप याद रखिए कि यहाँ पे हम रोम की बात कर रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी की बात कर रहे हैं। यह हमारी स्थिर मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, और इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वहीं हम रैम को किस नाम से जानते थे? तो रैम हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती थी, वहीं रोम हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसमें से EPF का संबंध आपका कंप्यूटर प्रणाली से नहीं है। EPF का मतलब क्या होता है? यह प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड आपका हो जाएगा। जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है उसी से रिलेटेड आपका है EPF। तो यह आपका कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। बाकी URL का संबंध आपका कंप्यूटर से है, FTP का संबंध है, PPP का संबंध है कंप्यूटर से। तो PPP का पूरा नाम क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो जाएगा। FTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। वहीं URL का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इन तीनों का संबंध आपका कंप्यूटर से, लेकिन EPF का संबंध आपका कंप्यूटर से नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने पर संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? यानी कि संपूर्ण अगर टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है
संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो CD रोम क्या होता है? CD रोम आपका एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है .xls। डॉट भी आपको साथ में याद करना है। .xls जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है क्या होता है? तो एक्सटेंशन नेम होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे अगेन कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आपका MS वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, MS वर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर के में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ पे अगेन आपके इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सी नहीं है? तो आपका माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपका प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रिंटर हमारा क्या है? तो प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि यह किसका एग्जाम्पल है? तो यह आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो प्रिंटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह लास्ट प्रश्न था जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके वीडियो की परीक्षाओं में पूछा गया था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी आगामी परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के बारे में। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में वीडियो के साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज के इस एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न साइंस के नहीं पूछे गए हैं, लगभग देखा गया कि 2 से 3 प्रश्न, कभी कभी एक प्रश्न या 2 से 3 या प्रश्न जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए, तो उन्हीं को जो है यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा जो वीडियो की होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गलत मिलान की आपको पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा मिलान आपका गलत है उसको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखिएगा, जो फाउंटेन पेन है इसका आविष्कार किया गया था लुइस एडिसन वाटरमैन के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, पहला वाला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो अमीटर का आविष्कार जो है जेंक राइसन जेम्स सेन ने किया था, जो कि गलत यहाँ पे है। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। इसके बाद बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बैरोमीटर का जो आविष्कार है एवेंजेलिस्टा टोर्रिसेली के द्वारा किया गया था। इसके बाद एनिमेशन का आविष्कार जो है एमिल रेनॉल्ड के द्वारा किया गया था। तो इसमें से ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं था। तो अमीटर का आविष्कार किसने किया था? आइए देख लेते हैं। तो अमीटर का जो आविष्कारक है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक डेक्सलर के द्वारा जो है अमीटर का आविष्कार किया गया था 1884 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें सही मिलान की आपको पहचान करने की इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? अगेन आविष्कारक और आविष्कार का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किसने किया था? पर्सी स्पेंसर। तो पहला वाला ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही दिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के तीनों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए आपके गलत दिए गए थे। तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सुमेलित था। तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो माइकल फैराडे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन हो जाएगा? तो माइकल फैराडे हो जाएगा। इसके अलावा बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का जो आविष्कार है एलेसेंड्रो वोल्टा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एलेसेंड्रो वोल्टा, इसके द्वारा जो है बैटरी का आविष्कार किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, एलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा जो है बैटरी का आविष्कार किया गया था। इसके बाद डायनामो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामो का जो आविष्कार है माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे आप
देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। असंगत की आपको यहाँ पे पहचान करनी है कि असंगत इसमें से कौन सा है। तो असंगत की यहाँ पे पहचान करनी है, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो जाएगा जोहान्स गुटेनबर्ग, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद बैक्टीरिया का आविष्कारक कौन है, तो बैक्टीरिया का आविष्कारक हो जाएगा वॉन ल्यूवेनहॉक, दूसरा वाला भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है, तो एंटोनी लॉरेन लेवोजियर के द्वारा जो है ऑक्सीजन का आविष्कार किया गया था। इसके बाद हाइड्रोजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे ब्लेज पास्कल दिया गया, जो कि गलत है। ब्लेज पास्कल नहीं बल्कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है हाइड्रोजन का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था, गलत दिया गया था। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन है इसकी जो खोज है 1766 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे कानून सिद्धांत कौन से सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं, उनकी आपको पहचान करनी है। कुछ सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं, वे किसकी बात करते हैं, उनका यहाँ पे डिटेल लिखा गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ये देख लेते हैं। एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। तो पहला वाला जो है आपका कथन बिल्कुल सही दिया गया है कि एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। बायल का नियम क्या कहता है, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध की बात करता है, बायल का नियम। दूसरा वाला कथन भी आपका सही दिया गया है। संक्रामक सिद्धांत क्या कहता है, व्यक्ति से व्यक्ति में संचालित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां। तो यह संक्रामक का सिद्धांत कहता है। तो आपका तीसरा वाला भी सही दिया गया है। लेकिन जो हुंड का नियम यहाँ पे दिया गया है, यह आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। तो हुंड का नियम किसकी बात करता है, आइए देख लेते हैं। तो हुंड का जो नियम है, यहाँ पे सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कई जगह पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो हुंड का बहुलता का नियम है, यह किसकी बात करता है, एक ही कोष के उपकोष में इलेक्ट्रॉन का जो युग्मन है तभी आरंभ होगा जब सभी कोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो यह हुंड की बहुलता का यह नियम है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आवोगाड्रो का जो नियम है, ताप और दाब की समान स्थितियों में एक ही समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कहता है। इसके अलावा बायल का नियम क्या कहता है, तो स्थिरता पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब गैसों के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन तीनों का आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी है किसी भी चीज़ की, तो स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह 17 मीटर होनी चाहिए लगभग। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लगभग 17 मीटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर भी लिखा गया है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच कम से कम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का जो आयतन होता है यह हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो 7%। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7%। आइए इस प्रश्न के डिटेल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल कुछ लिखी है मैंने, जिसको आप देख सकते हैं। मानव शरीर में रक्त के शरीर का कुल भार लगभग 7% होता है। औसतन मानव शरीर में उपलब्ध रक्त की मात्रा 5 से लेकर 6 लीटर होती है। और रक्त का जो पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। तब आप कह सकते हैं कि जो हमारा रक्त होता है लगभग अम्लीय होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला है, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस होती है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा 78 से लेकर 79% के मध्य आपको मिलेगी लगभग जो है नाइट्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी गैसों का कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा, कौन सी गैस कितनी मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा होती है। यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है, होल पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर आयरन जो है कितने प्रतिशत पाया जाता है।
तो लगभग जो है 30 से लेके 35% जो है आयरन देखने को मिलता है संपूर्ण पृथ्वी पर। तो आप इसे याद देखिएगा 30 से लेके 35%। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न की डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रतिशत द्वारा रासायनिक संरचना संपूर्ण पृथ्वी की यहाँ पे बात हो रही है। तो आयरन लगभग 35%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम आपका 13%, ऑक्सीजन जो है आपका 30%, सल्फर आपका 2.9%, निकल आपका 1.8% और एल्युमिनियम आपका 1.4% और कैल्शियम आपका 1.5%। तो यहाँ पे हमने संपूर्ण पृथ्वी की बात करी है। वही अगर हम केवल पृथ्वी के क्रस्ट की बात करें, पृथ्वी के ऊपरी लेयर की बात करें, ऊपरी सतह की बात करें, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो तत्वों की रासायनिक संरचना है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे केवल हम क्रस्ट की बात करें, पृथ्वी के ऊपरी सतह की बात करें, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका बदल जाएगा। तो पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी 47%, फिर सिलिकॉन देखने को मिलेगा 28%, फिर एल्युमिनियम देखने को मिलेगा आपको 8%, फिर लोहा आपको देखने को मिलेगा 5%, फिर कैल्शियम आपको देखने को मिलेगा 3.5%। तो ये जो संरचना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पृथ्वी का जो क्रस्ट हमारा है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उसमें कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। वहीं यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी के बारे में बात की गई है। तो संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात हो तो आप याद रखिएगा संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं केवल पृथ्वी के क्रस्ट की बात हो, पृथ्वी के ऊपरी लेयर की बात हो, तो सबसे अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निमोनिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया से जो है हमारे शरीर का कौन सा पार्ट, कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फेफड़ा। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो हमारा जो रक्त होता है, हमारे रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, तो 55 से लेके 60% के मध्य जो है मानव रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 55 से लेके 60% के मध्य। तो यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है कि मानव रक्त में जो है प्लाज्मा की जो मात्रा होती है 55 से लेके 60% के मध्य होती है, तथा प्लाज्मा में लगभग जो है 90% जल होता है, वाटर होता है, यानी कि पानी होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा। जो प्लाज्मा होता है यह CO2 हार्मोन्स तथा अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है, तथा प्लाज्मा में जो है ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ये जो ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है और फाइब्रिनोजेन है, यह यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रश्न भी आपका पूछा गया है। तो यह किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह आधारित है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता रहता है। तो यह जो सिद्धांत है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। साइंस के बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे, इसलिए आपका यह छोटा सा वीडियो है। अगला वीडियो हमारा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर का, जिसमें हम कवर करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को, कौन कौन से प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए वीडियो की परीक्षा में। तो अगला वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।